स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में आ जाते हैं वो सारी इंडस्ट्रीज जिसमें कैपिटल का इन्वेस्टमेंट कम है, पैसा कम लगता है, वर्कफोर्स लेबर का कम इस्तेमाल होता है, उसमें टेक्नोलॉजी कम है, मशीनरी का कम इस्तेमाल होता है, वो सब आ जाएंगे आपकी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में ऑन द बेसिस ऑफ साइज। ठीक है ना। अब कौन कौन सा हो गया क्लियर कि भाई वॉल्यूम अगर लार्ज किसके आधार पे, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन के आधार पे, टेक्नोलॉजी किस तरह की इस्तेमाल कर रहे हो, पीपल कितने काम कर रहे हैं इसके अंदर, और जो इसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितनी हो रही है, लोग कितने काम कर रहे हैं, और वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन कितना है, तो इस आधार पे, तो इसी आधार पर अगर देखोगे तो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में लोग ज्यादा काम करेंगे, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज है उसमें टेक्नोलॉजी सुपीरियर होगी, राइट। और सिमिलरली उसी के साथ में टेक्नोलॉजी के साथ में जो इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल है, पैसा ज्यादा लगेगा, और जो इस तरह से टोटल इसको हम लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के अंदर कंसीडर करेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ साइज स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, ये दो हो गए ऑन द बेसिस ऑफ साइज के बारे में। अब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। क्या ओनरशिप के आधार पे भी आप इंडस्ट्री का क्लासिफिकेशन कर सकते हो, ठीक है ना। वो किस तरह से, वो सारी इंडस्ट्रीज जिसकी ओनरशिप स्टेट के पास है, गवर्नमेंट के पास में है, वो सारी की सारी इंडस्ट्रीज क्या कराएंगे, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज। क्या कराएंगी, पब्लिक सेक्टर, जिसका ओनरशिप गवर्नमेंट के पास है, स्टेट के पास है, नेशन के पास है, दैट वी विल कंसीडर पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज। वो कौन सी होगी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो गया आपका, और इसी के साथ में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हो गया, ये सारी की सारी गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज में आ गई, स्टेट और पब्लिक इंडस्ट्रीज में आ गई। इसके बाद में प्राइवेट इंडस्ट्री कौन सी होगी, वो इंडस्ट्रीज जिसकी ओनरशिप किसी एक इंडिविजुअल के पास में है या ग्रुप ऑफ पीपल के पास में है। बहुत सारे लोग भी मिलकर इंडस्ट्री चलाते हैं ना, राइट, तो वो प्राइवेट में कंसीडर की जाएगी, राइट। द पीपल या ग्रुप ऑफ पीपल, इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ पीपल मिलकर सब इंडस्ट्रीज को चलाते हैं, तो दैट विल कम अंडर द प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज। पैसा भी कुछ प्राइवेट लोग लगा रहे हैं, तो ओनरशिप भी उसी का होगा, उससे जो प्रोडक्शन होगा उनका जो रिटर्न मिलने वाला है, प्रॉफिट मिलेगा, वो भी उनको मिलने वाला है, राइट, क्लियर। तो आपका पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज का हो गया, प्राइवेट सेक्टर का इंडस्ट्रीज का हो गया, और इसके बाद में अब हम थर्ड करने वाले हैं, ये हो जाएगी आपकी ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री। ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज कौन सी होगी, वो सारी इंडस्ट्रीज जिसके अंदर ज्वाइंट नाम से सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि ज्वाइंटली काम कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट भी साथ में काम कर रही है और प्राइवेट ऑनरशिप भी, जब दोनों मिलकर साथ में काम करते हैं तो दैट विल बी कॉल्ड ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज, राइट। दोनों एक साथ में पैसे दोनों मिला के लगा रही है, तो वो सब क्या होगा, ज्वाइंट सेक्टर। इसमें एग्जांपल किसका होगा, मारुति उद्योग का ले सकते हो। मारुति उद्योग ये कोई प्राइवेट कंपनी ना होके ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज है, इसमें गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट भी है, गवर्नमेंट भी अपना इन्वेस्टमेंट कर रही है और प्राइवेट ऑनरशिप भी है, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, राइट, क्लियर। यहाँ तक लास्ट में आप ओनरशिप के बेसिस पे एक कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज को भी ले सकते हैं, क्लियर। कौन सी, कोऑपरेटिव। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप प्राइवेट, पब्लिक, ज्वाइंट एंड द लास्ट वन इज कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव किसमें हो गया भाई, जहां पे प्रोडक्शन हो गया, जहां पे प्रोडक्शन हो रहा है, जो सप्लाई कर रहा है या जो वर्कर है, वो सब मिलकर इसमें काम कर रहे हैं, सबका इन्वेस्टमेंट है, ठीक है ना। कौन कौन, प्रोडक्शन करने वाला, साथ में जो सप्लाई चेन में इन्वॉल्व है, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाला, या फिर जो वर्कर। तो इस तरह की इंडस्ट्रीज को क्या बोलते हैं, कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज। कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री का सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल है आनंद, जो गुजरात में एक जगह है, एक छोटा कस्बा है, तो वहां पर आनंद का जो मिल्क की एक डेयरी है, उसको आप कोऑपरेटिव सेक्टर की इंडस्ट्रीज में कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल के साथ में आपको याद रखना होगा बेटा। अब ये मेरे ख्याल से होपफुली आपको जो हमने क्लासिफिकेशन की ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, ऑन द बेसिस ऑफ साइज,
ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ये आपके दिमाग में बैठ गया होगा, ऐसा मैं होप करता हूं। क्लियर? अब इसके बाद में बच्चे बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। अगर हम किसी इंडस्ट्रीज को कहीं पर लगाते हैं तो बहुत सारी चीजें आपको ध्यान रखनी होती है। क्लियर? जब आप बड़े हो जाएंगे, आप में से कुछ तो डॉक्टर बन जाएंगे, कुछ इंजीनियर बन जाएंगे, और ऐसे भी होंगे कुछ इंडस्ट्रीज में एज ए एग्जीक्यूटिव्स काम करने वाले, या फिर हो सकता है खुद की आपकी इंडस्ट्री हो, आपके पास ओनरशिप हो, प्राइवेट ओनरशिप। कौन कौन है बच्चे, मेरे को बताएंगे कौन कौन प्राइवेट ओनरशिप में इंडस्ट्री खोलने वाले हैं? राइट, चलो ठीक है, बताना किस किस का प्लान है। तो अब हम उसके बारे में बात करेंगे कि आप अगर इंडस्ट्रीज कहीं ओपन करना चाहते हो तो उसका लोकेशन कैसे डिसाइड करेंगे, वो कौन से पैरामीटर्स है, वो कौन से क्राइटेरिया है, मापदंड है। जब कभी भी आप इंडस्ट्री लगाओगे तो उनको आपको ध्यान में रखना होगा। अगर ये सारे क्राइटेरिया आपने ध्यान में नहीं रखे तो इंडस्ट्रीज फ्लॉप हो सकती है। ठीक है ना? आपने प्रोडक्शन कर लिया, उसमें लागत ज्यादा लग जाएगी, इन्वेस्टमेंट ज्यादा लगाना पड़ेगा और प्रॉफिट कम होगा। पता लगा कि मार्केट ही आसपास में नहीं है, उसको ले जाने के लिए, ट्रांसपोर्ट करके ले जाने के लिए आपका बहुत ज्यादा खर्चा हो गया और उससे जो रिटर्न आता है वो कम हो जाएगा। राइट? तो ये सारी चीजें कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ये जिनके ऊपर डिपेंड करता है कि इंडस्ट्रीज का जो प्रोडक्शन है उसकी मार्केट में कॉस्ट अच्छा मिल जाए और जो उसका ओनर है उसको फायदा हो जाए, ये सब हम डिस्कस कर रहे थे। तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना होगा, जब भी कभी इंडस्ट्रीज लगाते हैं, फैक्ट्री, उद्योग, कुछ भी, तो सबसे पहले ये सोचते हैं इसके लिए रॉ मटेरियल है वो कहाँ पे मिल रहा है। सपोज करो आप इंडस्ट्री यहाँ पे लगा रहे हो और उसका जो रॉ मटेरियल है वहां राउरकेला में मिल रहा है, झारखंड, छत्तीसगढ़ से आपको रॉ मटेरियल लाना पड़ रहा है। अल्टीमेटली होगा क्या, उसकी कॉस्ट काफी बढ़ जाएगी यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन में। तो आइडिया क्या है, क्या कर सकते हो, तो आप अपनी इंडस्ट्री का लोकेशन ऐसे जहां लगा दीजिए जहां पे रॉ मटेरियल अवेलेबल हो, और साथ ही के साथ में आपको जहां पे रॉ मटेरियल मिल रहा है, आप देखोगे छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, ये अपने आप में जो रॉ मटेरियल इस तरह का जो आज से जो मिनरल्स बेस्ड इंडस्ट्रीज है उनका लोकेशन वहां पर जा रहा है। कारण यही है को सारा बेल्ट है, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये पूरा यहाँ पर मिनरल काफी प्रोडक्शन है, धरती के भूगर्भ में काफी मिनरल वहां पर है। तो और वहां पे जो लेबर है वो भी सस्ती मिल जाती है। क्लियर? तो क्या करते हैं हमारे इंडस्ट्रीज, वो इंडस्ट्रीज को ऐसी जगह पे लगाते हैं जहां पे आपको रॉ मटेरियल मिल जाए, इजिली अवेलेबल हो, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट ना लगे, और उसके साथ में लेबर भी इजिली मिल जाए, और साथ साथ में जो पावर, आपको बिजली भी तो चाहिए भाई, इंडस्ट्री लगा रहे हो तो बिजली का जरूरत पड़ेगा कि नहीं? सारी मशीनरी कैसे चलने वाली है, सोचा है आपने? तो उसके लिए इंडस्ट्री में क्या चाहिए, नीड द पावर, इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी वहां पे जो सरकार है वो सब्सिडाइज रेट में दे रही हो, यानी कि एक रेट तो हो गया कि उसकी कीमत हाई हो। एक क्या करती है, कभी भी सरकारें अपने स्टेट के अंदर इंडस्ट्रीज को लुभाने के लिए, ताकि जो वहां के लोकल पीपल है उनको एम्प्लॉयमेंट मिल जाए, सोर्स ऑफ इनकम उनका बढ़ जाए, तो क्या करती है, जो इंडस्ट्रीज हैं उनको इन्वाइट करते हैं कि आइए आप हमारे यहाँ पे इंडस्ट्री लगाइए। तो वो एश्योरेंस देते हैं कि भाई हम आपको जो है बिजली, पानी वो सब्सिडाइज रेट पे दे देंगे, सब्सिडी मिलेगी उस पर। जैसे आपको गैस सिलेंडर पर सब्सिडी मिलती है ना, गैस सिलेंडर की कॉस्ट तो ज्यादा है लेकिन आपको कम रेट में मिलता है, ठीक है ना? तो वो सब्सिडाइज रेट पे जो है इलेक्ट्रिसिटी, वाटर अवेलेबल करा देते हैं। राइट? और इसी के साथ में गवर्नमेंट क्या करती है, लैंड की भी अवेलेबिलिटी दे देती है। अगर इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं और अगर आपको लैंड भी सस्ते रेट में, कंपेरेटिवली सस्ते कॉस्ट में मिल जाए, आप देखो यहाँ पर हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और दिल्ली एनसीआर के पास में जमीन की काफी कीमत है। वहीं अगर आप देखो छत्तीसगढ़, झारखंड है, वहां पे इसकी काफी कॉस्ट कम है। तो क्या करेगा, जो भी इंडस्ट्रीज हैं, इंडस्ट्री लगाने के लिए दे विल प्रेफर फॉर दिस दोज एरियाज, ठीक है ना? यहाँ पर नहीं लगाएंगे, यहाँ पर ठीक है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वगैरह, क्योंकि ये आपका
मेट्रोपॉलिटन सिटी है, गुड़गांव, नोएडा, दिल्ली, तो यहाँ पे इस तरह की इंडस्ट्रीज लगी जो शहरों के अंदर इंडस्ट्रीज के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी सेक्टर, वो जो है इस तरह का यहाँ पर हब हो सकता है, राइट। और इसी के साथ में यू नीड द कैपिटल। अगर कैपिटल भी आपको सरकार सपोज करो कि कोई मल्टीनेशनल कंपनी इंडिया में आ रही है और अपनी गवर्नमेंट उसको कैपिटल प्रोवाइड कर देती है लोन के ऊपर, लो इंटरेस्ट रेट के ऊपर लोन दे देती है, ठीक है ना। हो सकता है कोई स्टेट गवर्नमेंट भी ऐसा कर सकती है कि जो इंडस्ट्री लगा रहे हैं उनको लोन प्रोवाइड कर दे सस्ते रेट पे, तो वो क्या होगा, दे विल प्रेफर फॉर दैट लोकेशन। क्लियर, यहां तक समझ में आ रहा है। इसके बाद में नेक्स्ट होता है ट्रांसपोर्ट। आपको इसलिए ट्रांसपोर्ट करने को, जब आपका फिनिश्ड प्रोडक्ट तैयार हो गया, आपको एक जगह से दूसरी जगह उसको मार्केट तक लेके जाना है, ठीक है ना। तो आपके पास में ट्रांसपोर्ट की कनेक्टिविटी होनी चाहिए। यू नीड कनेक्टिविटी थ्रू द रोड, यू नीड कनेक्टिविटी थ्रू द रेलवेज, यू नीड कनेक्टिविटी थ्रू एयरवेज एंड सिमिलरली समुद्र के रास्ते। क्लियर, तो आपके पास में पॉसिबिलिटी हो कि चारों जो है कनेक्शन हो, कनेक्टिविटी हो, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आप इस्तेमाल कर सके, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें देखी जाती है और लास्ट में मार्केट भी अवेलेबल हो। आपका प्रोडक्ट तैयार हो गया, अगर उसका मार्केट साथ में नहीं है तो फिर क्या फायदा। आप एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में उसमें कॉस्ट एडिशन हो जाती है, राइट। तो इस तरह से आपका जो टॉपिक है, मैं आशा करता हूं, आशा नहीं मुझे विश्वास है कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। पहले इंडस्ट्री की डेफिनेशन, उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, इन कौन से बेसिस के ऊपर क्लासिफिकेशन होगी, ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल के बाद एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर बेस्ड, मिनरल बेस्ड, मरीन बेस्ड और फॉरेस्ट बेस्ड, फिर ऑन द बेसिस ऑफ साइज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, और उसके बाद में ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, प्राइवेट, पब्लिक, ज्वाइंट एंड कोऑपरेटिव। लास्ट में हमने बात की फैक्टर्स की बात की कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इंडस्ट्रीज के लोकेशन को अफेक्ट करते हैं। इसी के साथ में आज का ये हमारा जो टॉपिक है यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर दोबारा मुलाकात होगी। उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, एक रिक्वेस्ट है मेरी, आप वीडियोस को कंटिन्यूस देखिए, कोई भी मिस मत कीजिए और उसका सीक्वेंस जो ऑर्डर है उसमें देखिए। देखो आप पिक्चर देखने जाते हो, सपोज करो आपने आधा घंटे की पिक्चर छोड़ दी और उसके बाद में आप पिक्चर हॉल में पहुंचते हो, तो आपको जो पीछे की जो स्टोरी समझ में आएगी क्या? मुझे मैं मानता हूं कि आपका सबका आंसर होगा कि नहीं। आप अंदाजा लगा पाओगे, इमेजिन करोगे, अज्यूम करोगे, ऐसा हो सकता है, ऐसे स्टार्ट हो रही होगी। तो इसी तरह से यहाँ पर भी होता है। अगर आप वीडियो रेगुलरली नहीं देखोगे तो फिर आपको कॉन्सेप्ट जो डेवलप नहीं होगा आपके माइंड के अंदर, और किसी भी सब्जेक्ट को समझने के लिए आपको समझ विकसित करनी पड़ेगी, कॉन्सेप्ट उस सब्जेक्ट का डेवलप करना होगा, राइट। तो उसके लिए मेरी चाहे रिक्वेस्ट समझ लीजिए। और साथ ही साथ मैं ये आपको ये भी बता देता हूँ, आप रेगुलरली मुझे गूगल क्लासरूम के अंदर कमेंट करके बताइए कि सर मैंने वीडियो देख लिया है। ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होना चाहिए जो मुझे इन्फॉर्म ना करे। रेगुलरली जैसे आप सुबह से शाम तक जिस टाइम देख लेते हो, आप अपना कमेंट पोस्ट कर दीजिए कि सर मैंने वीडियो देख लिया है। और इसके साथ में जो भी मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस करेंगे वो आपको हम देते रहेंगे, साथ साथ में इसी असाइनमेंट के साथ उन क्वेश्चंस को करिए। अभी हमारे प्रयास होगा वो सारे क्वेश्चंस वही हो जो आपकी बुक के अंदर हो, कुछ एडिशनल जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो हम साथ में डेफिनेटली देने वाले हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हम बुक की नहीं बनने वाले हैं। हमको एक पूरी जानकारी चाहिए इसके बारे में, ताकि उसके आगे आप कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठते हो तो एक अच्छी समझ हो सब्जेक्ट के बारे में, ठीक है। तो इस तरह से काम करने वाला आई एम रिपीटिंग, प्लीज मेक श्योर दैट द वीडियोस आर रेगुलरली सीन बाय यू। और उसके बाद में कमेंट से मेरे को कमेंट पोस्ट करके मुझे बताते हुए रहिए। जो नहीं बताएगा उसके पास, उसके पेरेंट्स के पास मेरा फोन रेगुलरली आता है, राइट। ठीक है, फिर मुलाकात होगी। स्टे होम, स्टे